guys, this is Ishika Chandra and once again welcome back to my video. So today I am back with the chapter of physics class 9th that is work and energy. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने कुछ मेजर पॉइंट्स पे बात की है. वो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं जो है हमारी टेबल ऑफ कंटेंट फॉर टुडेज वीडियो. चैप्टर में बात हुई है वर्क की, एनर्जी में फिर हमने बात की है मैकेनिकल एनर्जी की. मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हमने बात की है काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, और बीच में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की. फिर हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है और लास्ट टॉपिक होगा पार के बाद हम एक एक्स्ट्रा वीडियो या फिर इसी वीडियो में लास्ट तक हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इस चैप्टर के से रिलेटेड होगी. तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो विद द टॉपिक वर्क. व्हाट इज वर्क? फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क हमारी नॉर्मल लैंग्वेज के वर्क से अलग है बट समहाउ मैचिंग भी है. पर अब हम देखते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज हमारे वर्क के लिए क्या कहती है. पहले लैंग्वेज देख लेते हैं फिर उसको विजुअलाइज करेंगे. वर्क क्या है? इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय मीडियम ऑफ फोर्स. ठीक, ये हो गई हमारी वर्क की डेफिनेशन. अब इसको देखते हैं. मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ए, इस पे हमने लगाया फोर्स. अब फोर्स ऐसे ही तो लग नहीं जाएगा. फोर्स लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स लगाने के लिए हमें चाहिए एक एनर्जी. तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होगी इस ऑब्जेक्ट पे थ्रू दी फोर्स. तो हमने इस पे एनर्जी की हेल्प से एनर्जी लगाई है विद द हेल्प ऑफ फोर्स, और जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है. यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया है और ये ऑब्जेक्ट जब दूसरी जगह पे बिकॉज ऑफ द एनर्जी जो हमने फोर्स के थ्रू लगाई है, ऑब्जेक्ट ए यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गया है और इसी को हम बोलेंगे वर्क डन. तो वर्क की डेफिनेशन इसी से याद रह सकती है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय द फोर्स इज कॉल्ड द वर्क. यहाँ तक बात क्लियर है. दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए हमारी वर्क के बारे में वो है पहले बात करते हैं फॉर्मूले की. तो वर्क पे दो चीज़ों की हमने बात की, एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, दूसरी फोर्स की. तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, हम एस से डिनोट करते हैं. दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट. लेट मी राइट इट डाउन. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक. दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए ये किस टाइप की क्वांटिटी है. तो ये है स्केलर क्वांटिटी. अभी ये कैसे निकला? स्केलर क्वांटिटी ऐसे है कि जो फोर्स है वो हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर इनटू वेक्टर गिव्स स्केलर. तो हमारी जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. अब वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो वर्क हुआ है वो रिजल्ट किसका है? एनर्जी का रिजल्ट है. इसीलिए इस एनर्जी की भी अभी हम आगे देखेंगे कि इसकी भी जो क्वांटिटी होगी वो स्केलर होगी. नेक्स्ट बात करते हैं. हमने डेफिनेशन देख ली, हमने फॉर्मूला देख लिया, हमने क्वांटिटी देख ली किस टाइप की होती है. ठीक. अब हम देखते हैं इसकी यूनिट कैसी होती है. यूनिट की बात कर लेते हैं. तो इसकी यूनिट होती है जूल. ठीक है. अब जूल जो होती है वो हमारे वर्क की यूनिट है, वो हमारी एनर्जी की यूनिट है. ठीक है. तो अब बात करें तो जूल जो होता है ये एसआई यूनिट है. एसआई यूनिट जूल है. सीजीएस यूनिट जो है वो है इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ज, ERG. ठीक. दोनों के रिलेशन की बात करूं तो 1 जूल इज इक्वल टू
कितना होता है 10 to the power 7 होता है, 10 to the power 7 अर्ज, ये रिलेशन हो गया। ठीक, ये बात समझ में आई। और जब मुझे 1 अर्ज पता करना है तो ये तो हम पहले ही जानते हैं, 1 अर्ज विल बी इक्वल टू 10 to the power -7 जूल। ठीक, ये दूसरी रिलेशन हो गई। तो हमें समझ में वर्क की डेफिनेशन आ गई, पहली चीज। दूसरी चीज हमें फॉर्मूला आ गया। तीसरी चीज हमें पता चल गई क्वांटिटी कौन सी है, और चौथी चीज पता चल गया इसमें यूनिट कौन सी लगती है। पांचवी चीज जो हम बता रहे हैं, इसमें कॉस थीटा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉस थीटा का रोल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमें वर्क की डायरेक्शन से मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, पर हमें इस चीज से मतलब है कि फोर्स किस एंगल पे लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट किस एंगल पे हो रहा है। इस चीज के लिए हम कॉस थीटा का यूज करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंबल है। ठीक है, जिसके लिए हमें 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी और हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको याद रखना है कि जब कॉस थीटा कि जब एंगल 0 डिग्री होगा, अभी मैं सबके एक एक एग्जांपल दूंगी, तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब एंगल 180 डिग्री का होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी। इतनी टेबल हमें याद रखनी है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसका यूज कैसे करना है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। तो पहले इतनी चीज देख लो, वर्क इज इक्वल टू एफ एस एफ कॉस थीटा इंटू एस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अब हम लोग वापस आ गए, हो जाती है प्रॉब्लम। चलो करते हैं। वर्क हमने पढ़ा कि वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। ये हमें एक नई चीज अभी में देखने को मिल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोर्स इंटू एस, अभी ये तो हमने पढ़ा ही था, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब हमें कॉस थीटा की भी वैल्यू रखनी है। ये हमें सिर्फ तब रखनी है जब हमसे वो सिर्फ इतना पूछेगा कि वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर वर्क हुआ है तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, ये हमें सिर्फ तभी यूज करना है, बाकी हमारा नॉर्मल फॉर्मूला यही रहेगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये हमें फाइनल वैल्यू नहीं देगा, पर हमें ये बताएगा कि जो हमारा वर्क हुआ है, जो वर्क की फाइनल वैल्यू आई है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या वर्क डन 0 है। अब हम लोग देखते हैं कि कब 0 डिग्री होगा, कब 90 डिग्री होगा और कब 180 डिग्री होगा। वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। देखो एफ एस ने मुझे मेरे वर्क की वैल्यू दे दी, कॉस थीटा मुझे बताएगा कि मेरा वर्क डन 0 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है। ठीक, अब देख केस नंबर 1, व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, जब कॉस थीटा मेरा 0 आएगा, ठीक, ये 0 लिखा है, तब क्या केस बन रहा है, मतलब when angle of giving energy by force is 90 degree, then work done is 0। ठीक है, ये दो गोल्डन वर्ड्स हैं हमारे लिए। ठीक है, जब एंगल ऑफ गिविंग एनर्जी बाय द फोर्स
हमारा 90 डिग्री होगा तब फोर्स 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो, कोई एक इंसान है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, कोई एक हमारा इंसान है, ठीक, इसने क्या किया है, कुछ लोड अपने सर पे रखा है, ये है लोड, ठीक, उसने अपने सर पे लोड रख रखा है, फर्श की कुल्ली है, ठीक, इसने अपने सर पे लोड रखा है। अभी ये चलेगा ऐसे, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, पर फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स तो ग्रेविटी, जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ लगा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो एंगल बना हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये रहा 90 डिग्री का एंगल, और इसीलिए जो भी वर्क हमारे वर्कर ने या इसने या कुली ने किया वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, कुछ फोर्स भी लगा, पर जो एंगल था वो परपेंडिकुलर था, इसीलिए क्या हुआ, जो एंगल था वो परपेंडिकुलर था। फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, और इसीलिए यहाँ पे वर्क डन 0 हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल नंबर 1, एक एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। एक सर्कल में हमें पता है कि कहीं से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गोल 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 घूम रहा है, हमें पता है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से ऑब्जेक्ट घूमते घूमते यहाँ रुका आके, मैथ्स के ये 10th का कॉन्सेप्ट है कि कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट तो अब तक पढ़ भी लिया होगा मैथ्स में, और वहां से सर्कल के सेंटर का जो होता है वो एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर कोई चीज, इफ ऑब्जेक्ट इन सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंट्रीपिटल मोशन कर रहा है, ठीक है, या अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स है, देन वर्क डन इज 0, ठीक है। ये गोल्डन लाइन है, इसको याद रखना है कि वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स पे टाइम पे 0 क्यों होता है, वो इसी रीजन की वजह से होता है। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। ये हमने बात कर ली, जब एंगल 90 डिग्री होता है तब वर्क डन 0 कैसे हुआ, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, वो उसी एरिया में ऐसे गोल 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 घूम रहा है, सेंटर से डिस्टेंस वही है, इसीलिए उसका वर्क डन 0 है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग दूसरा केस। दूसरा केस वो है जिसमें एंगल ऑफ एनर्जी बाय फोर्स क्या है, फोर्स 180 डिग्री है, ठीक है। तो क्या होगा, देन वर्क डन क्या हो जाएगा, देन वर्क डन इज इक्वल टू 1, मतलब ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट, तो वर्क डन हो जाएगा हाईएस्ट। अभी ये कैसे होगा, ये एक बॉल है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, वो इस बॉल को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। अब बॉल को कैसे पुश करेगा, ये भी बात सही है, जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। वो एक अलमारी को पुश कर रहा है, इतना सफिशिएंट इंसान है कि वो अलमारी को पुश कर रहा है, अलमारी डिस्प्लेस करके यहाँ आ जाएगी, अलमारी यहाँ हो गई, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, अरे 180 डिग्री का 0 डिग्री में 1 होता है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट फोर्स, तो वर्क डन 1, दैट इज हाईएस्ट, ठीक, ये समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं तीसरा केस। इस वाले से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जब एंगल ऑफ एनर्जी गिविंग एनर्जी बाय फोर्स इज 180 डिग्री, तब वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। अब ये नेगेटिव या कैसे होता है, -1 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो इसका एग्जांपल देखो। लेट्स से हमारा एक इंसान है, वो साइकिल चला रहा है, आई डोंट नो साइकिल कैसे बनाते हैं, लेट्स से ये मेरी साइकिल है, इसको एक इंसान बैठ के चला रहा है, वो इसके पैडल मार रहा है आगे बढ़ने के लिए,
पर कोई इंसान जो यहाँ पे खड़ा है वो उसको पीछे पुश करेगा, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और इसको हम 180 डिग्री कहते हैं, और इसीलिए जो वर्क डन हो जाएगा वो नेगेटिव रहेगा, दैट इज -1 या कह दो नेगेटिव। ठीक, तो ये हमारे 3 केस हो गए जहां पे वर्क की 3 अलग अलग वैल्यू हमने देखी कि आप कितना भी काम कर लो बट जब तक डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का साथ नहीं होगा तब तक वो चीज वर्क डन 0 रहेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, हमने पूरे वर्क के कॉन्सेप्ट में देखा एक वर्ड आता है एनर्जी। नाउ एनर्जी क्या है? एनर्जी है, एनर्जी ये है एबिलिटी या कह लो कैपेबिलिटी, और कैपेबिलिटी टू डू वर्क करने के लिए जो भी एबिलिटी या कैपेबिलिटी की जरूरत पड़ी वो है हमारी एनर्जी, जिसके बारे में हमने पूरे वर्क के कॉन्सेप्ट में बात की। ठीक, अब क्योंकि वर्क डन इज बिकॉज ऑफ एनर्जी, ठीक है, वर्क इज द रिजल्ट ऑफ एनर्जी, एज वर्क इज रिजल्ट ऑफ एनर्जी। ठीक, वर्क जो हुआ वो एनर्जी की वजह से हुआ, इसलिए सो व्हाट विल हैपन, एसआई यूनिट एनर्जी की क्या रहेगी, एसआई यूनिट एनर्जी की रहेगी जूल, ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या रहेगी एनर्जी की, वो रहेगी अर्थ। ठीक, दोनों के बीच का रिलेशन मुझे पता है, आपको बता चुकी हूँ, फिर देखो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्थ। ठीक है, बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो है और जो दूसरी चीज सेम रहेगी वो रहेगी एसआई यूनिट और क्वांटिटी। और क्वांटिटी ये कौन सी हो गई, क्वांटिटी हो गई ये मेरी स्केलर। ठीक, इसी रीजन की वजह से रिजल्ट ऑफ एनर्जी वर्क है, इसीलिए दोनों की क्वांटिटी सेम है, एसआई यूनिट सेम है। ठीक, अब बात करें एनर्जी में, तो एनर्जी कई टाइप की होती है, एनर्जी कई टाइप की होती है, हमने लोग ने अलग अलग टाइप की एनर्जी के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा लाइट एनर्जी के बारे में, हम कितनी एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइट। हमने हीट एनर्जी के बारे में पढ़ा है, हमने मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है, हमने अपने 6th 5th 8th हर क्लास में कोई ना कोई एनर्जी के बारे में पढ़ा है। और वो थर्मल एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है, ओहो मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, अलग अलग टाइप की एनर्जीज के बारे में हमने सिंस दी 6th 5th या उससे भी पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में बेसिकली फोकस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। ठीक, अब मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी को ही डाल लेते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देते हैं जो कि है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, अच्छा, एनर्जी की 2-3 और यूनिट भी होती है, जैसे कैलोरी हो गई, किलोवाट हो गई, वॉट हो गई, ये हमारी एनर्जी की कुछ अदर यूनिट्स है। एसआई और सीजीएस वही है, जूल और अर्थ। ठीक, अब बात करते हैं अपनी मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक, अब मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप की होती है, एक पोटेंशियल होती है और एक होती है काइनेटिक। तो हमें पता चला कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो 2 टाइप की हो गई। ठीक, एक हो गई काइनेटिक, एक हो गई पोटेंशियल। ठीक, बात करेंगे हम अभी काइनेटिक एनर्जी की और बाद में पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसको लेंगे भी बाद ही। ठीक, तो पहले ले लेते हैं अपनी वन एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक
एनर्जी, देखो दूसरी होती है लेकिन मैं बात नहीं करूंगी इसलिए मैं उसको लिखूंगी भी नहीं। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में एक बात सुन लो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कैसे होगी, जब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पजेस हो रही है तो वो जीरो उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी possessed by an object due to its motion, जो उसके possessed by the body because of its motion, due to its motion। वो होगी काइनेटिक एनर्जी। सीधा सा मतलब ये है कि अगर ये बॉक्स रखा है, इस पे एनर्जी लगाई गई और ये बॉक्स मूव करके मेरा आगे जाके यहाँ आ गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच गया, तो ये इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया। तो जब उसने अपनी पोजीशन चेंज की, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, या कह लो ड्यू टू मोशन, तो क्या हुआ, तो ये हुई मेरी काइनेटिक एनर्जी। जो भी एनर्जी पजेस हुई फोर्स की वजह से वो थी काइनेटिक एनर्जी। ये चीज समझ में, इसका छोटा सा डायग्राम हम इसके पास बना रख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच गया है। ठीक, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, जल्दी रिकॉल करने के लिए। ठीक है, ऐसे भी सारी चीज़ें फ्लो चार्ट्स में है, तो ये आपका एक क्विक रिविजन हो सकता है पूरे ओवरऑल चैप्टर का, अगर सिर्फ थ्योरी समझनी है पहले तो। न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से वीडियो करेंगे। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब इसका एक डेरिवेशन देख लो। ठीक, डेरिवेशन कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। डेरिवेशन हम बेसिकली फॉर्मूले के लिए करते हैं, तो वही देखते हैं। हमने अपनी चैप्टर नंबर 8, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, बट फिजिक्स के चैप्टर 2 पे, चैप्टर 1 फिजिक्स के लिए चैप्टर 1 ही था वो। ठीक, उसमें देखा था कि 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये एक चीज देखी थी हमने। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, फिजिक्स के चैप्टर 2 में हमने देखा था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू m a। इस चैप्टर में हमने देखा कि वर्क इज इक्वल टू v, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये 3 अलग अलग चीजें हमने अपने फिजिक्स के क्लास 9 के 3 अलग अलग चैप्टर में देखी है। बात करते हैं डेरिवेशन की, तो हमें पता है कि हम a की वैल्यू क्या रख सकते हैं। हमने यहाँ से डिराइव किया कि a इज इक्वल टू f बाय m। ठीक, अभी मेरे पास इसका काम नहीं है, मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे a की वैल्यू f बाय m रखूंगी। 2 इंटू f बाय m इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे f की, तो f मेरा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा f इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय m अपॉन 2। ठीक, ये मेरी f की वैल्यू आ गई। गॉट इट, इसको स्टार मार्क कर लो, इसके हमें आगे जरूरत पड़नी है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, हमें अभी सीखा वर्क इज इक्वल टू, और अभी मैंने दोबारा भी बताया वर्क इज इक्वल टू योर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, तो हम रख देंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स दैट इज m बाय 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, m पूरे में 2 लगाओ नीचे, 2 2 से सकता ही आया था, एस भी तो था मेरा, एस भी था, तो यहाँ पे एस भी जाएगा नीचे। एक चीज रह गई थी, टू इनटू एस, क्योंकि इसका वाला एस भी है, ये तो इसकी वैल्यू थी मेरी। ठीक, अब ये एस से एस कैंसिल हो जाएगा, वर्क क्या हो गया, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तो वर्क आया, मुझे तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, डेरिवेशन तो मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉल्व कर रही हूँ,
और मुझे पता है वर्क इज द रिजल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो और यहाँ पे सीधी सी बात है, पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब वो पहले अपने किस स्टेट में था, पहले वो मोशन में नहीं था, उस पर फोर्स लगा कि एनर्जी के थ्रू, तब वो मोशन में आया, उसने पोजीशन चेंज की, तो पहले उसकी u 0 हो जाएगी, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी हुई मेरी हाफ m v स्क्वायर, ठीक, ये हुई मेरी काइनेटिक एनर्जी। एज वर्क इज रिजल्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही रिजल्ट वर्क है, इसीलिए ये सेम चीज यहाँ पे आएगी, पर u मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने चलना कब शुरू किया, वो मोशन में कब आया, ये हमने चैप्टर 2 में ऑफ फिजिक्स में देखा। तो मैं कह रही थी कि हम लोग ने चैप्टर 2 ऑफ फिजिक्स में देखा था, क्या देखा था, हाँ, हम लोग थे कि एज द वर्क इज द रिजल्ट ऑफ एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, उसने मोशन में कब आना शुरू किया, ये हमने चैप्टर 2 में देखा था ऑफ फिजिक्स, कि जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा, या अगर वो मोशन में है तो रेस्ट पे नहीं आएगा। यहाँ पे उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, इसीलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, u 0 हुआ, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर हो गई, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली, ठीक। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है वो मैं यहीं पे बता देती हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि इसके बारे में कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन, ठीक है, जो चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अभी इस चीज को देख भी सकते हो, मैं इसको अलग से बता देती हूँ, यहाँ पे हॉटस्पॉट हो जाएगी, ये नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग देखते हैं, ब्लैक वाले में। काइनेटिक एनर्जी इतना समझ में आ गया, अब हम देखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट। ठीक, हमने देखा वर्क एनर्जी थ्योरम, change in kinetic energy is equal to work done, ठीक। अब देखो, हमने अभी देखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। अब इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ और एम कॉमन हो जाएगा, ठीक। अंदर क्या रहेगा, ये हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और जो अभी हमने निकाला था वर्क होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हुआ चेंज इन, जो हमने सब्ट्रैक्शन से निकाला, इन काइनेटिक एनर्जी रिजल्ट्स इन वर्क डन। बस यही कहती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। अब हम देखते हैं, हमने एक चीज नोटिस की होगी वर्क की इस फॉर्मूले में, जो हमने अपने अदर फिजिक्स के चैप्टर में भी नोटिस की थी, ठीक। वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक। अभी देखो, हमने देखा था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, और ये एम वी और एम यू है क्या, ये हमने देखा था मोमेंटम का फॉर्मूला है, राइट।
इन मोमेंटम, ये है चेंज इन मोमेंटम, जिसको हमने सिंबल दिया था ये P, ठीक। तो मेरा रिलेशन क्या हुआ कि जो वर्क है दैट इज इक्वल टू हाफ P स्क्वायर, ये हुआ रिलेशन बिटवीन व्हाट, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड मोमेंटम, ठीक। यहाँ पे हमने कवर कर लिया अपना वर्क एनर्जी थ्योरम और एक एक्स्ट्रा टॉपिक रिलेशन बिटवीन वर्क एंड मोमेंटम, ठीक। अब इतनी चीजें कवर करने के बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है, वो है mgh के लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। जिसके लिए हमने फॉर्मूला निकाली उसको लिख लो, हाफ mv स्क्वायर। वर्क के लिए हमने एक निकाला हमारा F इंटू एस, एक निकाला F इंटू एस कॉस थीटा, और एक निकाला हमने वर्क के लिए क्या निकाला, हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये ऐसे। अब मेरी पोटेंशियल एनर्जी बची। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स शेप, साइज, ठीक है, एंड इलास्टिसिटी। तो वो हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। वो भी दो टाइप की होती है, और उसकी पोजीशन की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी possessed by an object due to its shape, size, elasticity and position is potential energy. पोटेंशियल एनर्जी, अभी पोटेंशियल एनर्जी मेजरली दो टाइप की होती है। मेजरली बात करिए और भी होती है, पर हम दो टाइप की बात कर रहे हैं। दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी इलास्टिसिटी या इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। बात हमें इस चैप्टर में ग्रेविटेशन की वजह से करनी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट फ्रॉम सरफेस, ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलास्टिसिटी, साइज, शेप, ठीक। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की करनी है, ठीक, क्योंकि आफ्टर ऑल हम ग्रेविटेशन लास्ट ही चैप्टर पढ़ के आए हैं, इसीलिए सिंपल सा रीजन है, ठीक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की जो डेरिवेशन है वो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि और भी टाइप की होती हैं, हमें मेनली इस पे फोकस करना है, ठीक है। डेरिवेशन, अब देखो यहाँ पे हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक। हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू ma, जिसे हम लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू mg। हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज m, दैट इज g। तो हम उसे g से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू mg। नई बात यह है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू mgs हो जाएगा। और यहाँ जब हमारी बात पोटेंशियल एनर्जी की हो रही है तो ऑब्वियसली हाइट की बात होगी। चेंज इन पोजीशन, यहाँ पे मतलब है इस सरफेस से ये ऑब्जेक्ट उड़ के यहाँ गया है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे फोकस करना है हमें इस चैप्टर में। तो S यहाँ पे क्या है, H है, तो वर्क इज इक्वल टू mgh एंड एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ वर्क, आई मीन वर्क इज द रिजल्ट ऑफ एनर्जी, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh डिराइव। गॉट इट? यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझेंगे, पावर का कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फो देंगे। ठीक, फिर हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर टिल नाउ, वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू। So till then what you have to do, hit the like button, subscribe to my channel and comment below what you want more. Thank you and bye bye.